हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू वीडियोलॉजिकल शो। और आज हम लोग पढ़ेंगे अब ये मेरा एलिमेंट्स खुला हुआ है, मैंने इस पर चले जाते और इसका सेशन एक्सपायर हो गया। आप लोग तो कुछ जानते हैं, मैं भी अपनी स्टडी आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है, आपको भी आई होप आ रही होगी समझ। ठीक है, आप लोगों ने कभी वीडियो मिस नहीं करनी, सारी वीडियोज़ लिंक है। चलेंगे पासवर्ड डालती हूँ, आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आगे स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास पासवर्ड एंटर हो गया और मेरे सारे कोर्सेज खुल गए हैं, सारे के सारे खुल गए। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए सारे खुल गए हैं और इनके लेक्चर्स पे आ गए हैं। वहाँ पे एक कोर्स है ना PT4 दिन, उसका लेक्चर नहीं आया, बस बाकी सबके लेक्चर आ गए हैं। देखते हैं अब हम आगे। हम लोगों ने इस वीडियो में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का थर्ड लेक्चर करना है और ये थर्ड लेक्चर पर हम आगे चलिए जी। थर्ड लेक्चर के अंदर हमारे पास का जो है वो टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। प्री असेसमेंट होती है ना, जब पीछे हमने पढ़ा हुआ है, हमने अच्छा खासा पढ़ा है। अब देखते हैं आगे चल रहे हैं। अच्छा, the number of protons in the atomic nucleus gives the atomic number। हमने पहले पढ़ा पिछले लेक्चर में। अब हम चल रहे थे इसको सेव करके आगे रीटेक कर लेते हैं। मैं 5 बार तो रीटेक करती हूँ कि 5 क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, तो ये मेरे फाइनल टब में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। फाइनल में क्या, फर्स्ट क्विज में भी हेल्प करेंगे। तो अब हम आगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन्स इट्स डिस्टिंक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज इज एटम। हमने पढ़ा था ना उस पिछले वाली वीडियोस में, हमने पढ़ा है कि एटम होता है जो डिस्टिंक्ट करता है, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है अपनी। ठीक है, ये सेकंड टेक था, अब थर्ड टेक कर लेते हैं। चलिए थर्ड टेक। डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विच इंक्रीजेज with its tendency to attract the electrons of a bond। चलिए इसमें रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन अब इसमें जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है। ओके, अब अगेन रिटेक करते हैं। 3 रिटेक्स हो गए, 4th रिटेक हमारे पास। डैश द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विच इंक्रीजेज विद इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड। ये जनाब हो गया रिपीट, हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हो गया। उसके बाद फिर हम रीटेक करते हैं 5th टाइम। 5th एंड लास्ट टाइम मैं 5 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करती हूँ। तो अब देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस गिव्स द एटॉमिक नंबर। ये भी रिपीट हो गया जनाब। अब इसको सेव करते हैं। क्विज भी हम लोग इसी तरह से देते हैं। ठीक है, क्विज भी मैं आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कर लूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट, प्री असेसमेंट का स्टेप। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम लोग पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे पहले, उसके बाद फिर हम उसके स्लाइड्स वीडियो के थ्रू। In this module, we'll एक सेकेंड रुकें गाइस। मैंने इसकी आवाज़ बंद की हुई है, तो अब मैं आवाज़ खोलने लगी हूँ, मैं भी सुन रही हूँ और आप लोग भी सुने। स्टार्ट से लगा देती हूँ और इसको बड़ा भी कर देती हूँ। अब हमें पूरी तवज्जो के साथ ये सुनना है। that play an important role in this module, we look at molecules that play an important role in the cell, functioning of the cell. In the series of next few modules, we look at 4 molecules in great detail. But first of all, let's look at the composition of the cell. The material that is most abundant in the cell is water, 70% of it. Large molecules have relatively small contribution, followed by ions and small molecules. Now let's look at these 4 molecules, that large molecules, what percentage of which type of molecule is the major contributor. You'll notice in the pie chart that
the most abundant molecules in the cell are the protein molecules, followed by nucleic acids. Nucleic acids are the second most abundant type of molecules in the cell. Then the carbohydrates, and then the lipids. We'll look at the structures of these molecules and we will discuss their biological role in the next few modules. But first of all, let's look at these four groups of molecules. What is the basic unit of these molecules? Proteins are made up of amino acids. We will of course look at amino acid structure in more detail later on. However, at this point I would like to mention that amino acids have two groups, a carboxyl group and an amino acid attached to a central carbon atom. The other important group we mentioned is the nucleic acid. Nucleic acids have three different types of molecules attached to each other through covalent bonds: a phosphate group, a sugar group, a sugar molecule, and a base, a nitrogenous base. We will again, inshallah, look at this molecule in further detail in subsequent modules. Carbohydrates have a general formula of CH2O. You can think of these molecules as hydrated carbons, carbon atom with hydrogen and oxygen. Here we have a structure of glucose molecule. The black balls are the carbon atoms, the red are the oxygens, and blue are the hydrogen atoms. The smallest group which we saw is the lipid molecules. These molecules are hydrocarbons attached to a glycerol molecule through an ester linkage. We will discuss all these terms subsequently, but here at this stage I just wanted you to be familiar with the basic structure of the building blocks which make these larger macromolecules. Let's discuss how these smaller building blocks form larger molecules. Larger molecules are also called the polymers. Polymers basically means something with many units. Monomer means single unit. In cell, majority of the large molecules, almost all these molecules, large molecules, are actually polymers. They are made up of smaller units. Just as our houses are made of bricks, these larger molecules are made up of smaller units. We looked at basic structure of some of these smaller units: amino acid, carbohydrates. We looked at a glucose, and we also looked at the basic unit of DNA, and also lipid. These monomers, they form polymers by forming covalent bonds between them. We look at these structures in more detail later on. The process that joins these two monomers together is called condensation. Condensation, as a result of condensation, a water molecule is removed. The reverse of condensation is of course hydrolysis. We will look at this process in more detail. Condensation, monomers, two monomers, they come together, a water molecule is lost, and a covalent bond is formed between these two monomers. Reverse is hydrolysis, in which a polymer, a molecule with many monomers, accepts the water. The covalent bond between these monomers
breaks, water molecule is added and one monomer is released from the polymer. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। इसमें जो है ना सब कुछ इतना वाज़ह नहीं था, तो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट जो है इस लेक्चर के अंदर स्लाइड्स इतनी वाज़ह नहीं है, हम ऐसा करेंगे PPTs को डाउनलोड करके, तो वहाँ से फिर मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी समझा जाए। यहाँ पर रीडिंग में भी PPTs ही डाली हुई है इन्होंने, और फिर उसके बाद पोस्ट असेसमेंट की बारी आएगी। चलो रीडिंग में PPTs कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, लेक्चर की आई होगी आवाज़। अगर नहीं आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं आ रही आवाज़, ठीक है। नहीं तो फिर इस लेक्चर में इन्होंने इतना कुछ नहीं बताया सर ने बस मोनोमर्स और पॉलीमर्स का बताया, बस कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का बताया, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, तो उसके मुतालिक छोटा सा ओवरव्यू दिया सर ने, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ लेते हैं, जो भी कुछ स्लाइड्स में लिखा है ना PPTs में, वही सब कुछ है लेक्चर में भी। अब देखते हैं PPTs में सही नज़र आ रहा है। चलो जी, ओवन हो जाएगा तो फिर हम इसको पढ़ लेंगे। सो लेट इट जस्ट ओपन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास खुल गई है मेरे पास स्लाइड। अब मैं पढ़ने लगी हूँ, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये भी पढ़ लेते हुए। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। सो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में। वो ऐसे मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंसेस जो लाइफ बनाते हैं, लाइफ जिसमें बनी है। तो इसमें है जनाब कंपोजिशन ऑफ लाइफ। कंपोजिशन ऑफ लाइफ में हमारे पास यहाँ पर है लार्ज मॉलिक्यूल्स, इतने परसेंट है। लिविंग टिश्यूज़ और 70% वाटर, 70% तो हमारे टिश्यूज़ में वाटर है, ठीक है। उसके बाद फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो इतने परसेंट है, ठीक है। जो थोड़े से परसेंटेज जो है यहाँ पर ऑयल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है। अब यहाँ से इस पार्ट को उठा लिया, सिर्फ इस पार्ट को, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कुछ है, ये मॉलिक्यूल्स जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल्स, उनमें क्या क्या कुछ है, उनमें भी डिवीज़न है, मतलब कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल, ठीक है। 4 काइंड्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन रफली द सेम प्रोपोर्शंस इन ऑल लिविंग थिंग्स। हाँ, उन्होंने एक जनरल प्रोपोर्शन बताती है, उन्होंने बोला कि तकरीबन सेम प्रोपोर्शन में ऑल लिविंग थिंग में 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है प्रोटीन की, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर है न्यूक्लिक एसिड्स, ये इतने परसेंट है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं इनको, तो ये इतने परसेंट है। उसके बाद लिपिड, सबसे कम परसेंटेज लिपिड की है। आगे चलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है
बात करिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ की, तो इस पर इसका पोजिशन का बताया हुआ थोड़ा, इसमें क्या क्या कुछ होता है। यहाँ पर शुगर ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है मतलब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये सारा जो है अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप है, ये दरमियान में अल्फ़ा कार्बन है, कार्बन आइटम। उसके बाद इसके साथ में एक आर ग्रुप है, उसके बाद में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन आइटम है, सॉरी मॉलिक्यूल बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन आइटम है इसके साथ। उसके अलावा यहाँ पर इसके अमाइनो ग्रुप और यहाँ पर इसके कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये सारा का सारा कौन सा है, बोलते हैं अच्छा, तो ये एक मैक्रोमोलेक्यूल है, हाँ सही। उसके बाद इसके साथ शुगर होती है और एक तरफ से फास्फोरेट ग्रुप होता है, एक तरफ से बेस का ग्रुप होता है, ठीक है। सही, ये है न्यूक्लियोटाइड, यस ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, ये इसका जो फॉर्मूला है ना ग्लूकोज का वो है C6H12O6, ये तो हमने पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये लिपिड बैरियर जो होता है, बैरियर जो होती है हमारी टंग वगैरह की, उसका छोटा सा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स और स्मॉल मोनोमर्स, मोनोमर मोलिक्यूल। अच्छा, जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब है बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, वो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो मिलकर बने होते हैं, और यूनिट्स ऑफ बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिसके हर यूनिट में स्मॉलर मोनोमर्स मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन, अब यहाँ एक डेफिनेशन है कि कंडेंसेशन रिएक्शन, मोनोमर्स ज्वाइन वाटर मोलिक्यूल्स, वाटर रिमूवल, हाइड्रोलिसिस। अच्छा एक सेकेंड, ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ना ये ऊपर वाला है, इसकी डेफिनेशन है मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स और स्मॉल मोनोमर्स मोलिक्यूल्स, ठीक है। पर ये मोनोमर्स ज्वाइन वाटर मोलिक्यूल्स और रिमूवल, मोनोमर्स ज्वाइन वाटर रिमूवल, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। देखिए मोनोमर्स जो होते हैं ना वो वाटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं और उसके बाद फिर उनका जो है ना लीसिस होता है वो टूट जाता है, ठीक है। अगर वाटर को एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर उसके बाद उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ठीक है। यूज़ वाटर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, इसमें जो है ना हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, यूज़ वाटर टू ब्रेक पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन यहाँ इस स्लाइड में मुझे थोड़ी समझ आ रही है, ये वाली जो डेफिनेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद कंडेंसेशन का सर ने बताया था ना कि क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ना पॉलीमर्स होते हैं, स्मॉलर मोनोमर से मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन में बताया हुआ है कि मोनोमर्स जो है ना मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, इसका ये मतलब है कंडेंसेशन का, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस का मतलब है कि ये कंडेंसेशन का उलट है और इसमें क्या होता है, वाटर को यूज़ किया जाता है ब्रेकेज के लिए, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर वाटर यूज़ होता है, यहाँ पर वाटर यूज़ होता है ज्वाइन करने के लिए, मोनोमर्स को मोनोमर्स के साथ ज्वाइन करके और एक बड़ा पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर यूज़ होता है हाइड्रोलिसिस में ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है, आप लोगों को क्या समझ आया मुझे भी बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पर आगे हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से चले। अब हमने जूम कर लिया है तो यहाँ ये देखिए कंडेंसेशन का प्रोसेस बताया हुआ है सारा, और ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस बताया। हम पर कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, मोनोमर में वो क्या वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ मोनोमर ज्वाइन हो गया है, ठीक है, प्लस मोनोमर, ये दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ दो मोनोमर ज्वाइन है और ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये दो मोनोमर मिलके का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मोनोमर्स, फिर मोनोमर के अंदर
वो हो गया, बॉन्ड बन गया, ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, और जो बच गया था ना वो वाटर बन गया। जो बच गए थे ना ये वाला हाइड्रोजन, तो फिर इनके पास कुछ मॉलिक्यूल्स बच गए थे, तो उन्होंने मिलकर वाटर बना लिया। क्या बच गए थे यहाँ पर, इसका हाइड्रोजन, इसका OH निकल जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि वहाँ पीछे जो लिखा हुआ था कि वाटर को रिमूव करेंगे तो फिर मोनोमर्स पॉलीमर्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है कंडेंसेशन का, ये मतलब है कि वाटर को अगर हम मोनोमर्स में से, दो मोनोमर्स में से वाटर को हम रिमूव कर देंगे तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड बन जाएगा तो फिर वो एक पॉलीमर में चेंज हो जाएगा। और उसको हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर को ऐड कर देंगे, वाटर को पॉलीमर के अंदर ऐड कर देंगे तो वो पॉलीमर को तोड़ देगा, ठीक है, और वो वापस से अपना पुराना वाला बॉन्ड बना लेगा। क्या, कौन सा बॉन्ड, मोनोमर वाला बॉन्ड जो उसमें पहले से बॉन्ड था, ठीक हो गया। अब ये इसमें ना डायग्राम से अच्छा समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि दो ये मोनोमर के यूनिट्स है, इनके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे लगे हुए, ठीक है, अलग अलग साइड पर। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH। अब इस तरफ को जो है ना ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो वाटर बना लेंगे, ठीक है, वाटर बन के रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोनोमर्स के दरम्यान में एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शेयरिंग वाला बॉन्ड। शेयरिंग वाला कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद फिर एक मोनोमर ये वाला, फिर ये दोनों मोनोमर प्लस एक और मोनोमर इनके साथ लग जाएगा, फिर वाटर रिलीज हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 3 मोनोमर्स के साथ वाला पॉलीमर बन गया। ओके, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोलिसिस जो है ना इसमें हो रहा है उल्टा प्रोसेस में, सारा का सारा पॉलीमर आ गए, ये इसमें से वाटर जो है ना इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये अपने इसके बॉन्ड ये वाले इसके साथ ये वाले इसके साथ रखेंगे तो एक मोनोमर यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये दो मोनोमर वाला पॉलीमर रह गया, इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे तो फिर ये दोनों भी अलग हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाएगी और सिंगल मोनोमर्स हमारे पास आ जाएंगे पॉलीमर के सिवाय, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एंड रिजल्ट पॉलीमर था, यहाँ पर एंड रिजल्ट मोनोमर आ गया, हम लोग फ्रॉम पॉलीमर को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा पे वाटर सेलिन हाइड्रोलिसिस आर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मोनोमर्स इज ब्रोकन, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सही हो गया। ऐसा बात नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत ही अच्छे समझ आ गई है इससे आगे से, सो इसको हम क्लोज कर देंगे, सही है। हम चले गए पोस्ट असेसमेंट की तरफ, इसमें पोज ले लेते हैं। अब आपको बताऊँगा करेंगे फर्स्ट एग्जाम है। फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा मैंने जो कर एक क्वेश्चन किया था उसमें जो है ना सही ऑप्शन कंडेंसेशन था, उसमें लिखा होता है कि लॉस ऑफ वाटर होगा तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना कंडेंसेशन में होता है लॉस ऑफ वाटर ऐड तो हाइड्रोलिसिस में होता है ना, तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को यूज़ करके लिसिस करना, ठीक है। उसके बाद डैश बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मोनोमर्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन, हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ड्यूरिंग मोनोमर्स, ठीक है, क्योंकि वो शेयर जो कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये दोनों हो गए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट टेक कर लेते हैं, हमारा ये सेकंड टेक है। अच्छा देखते हैं, आ डैश बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मोनोमर्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, सही होगा। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। हम अगला वाला हाई मोलिक्यूलर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नेम्ड एज, अब हाई मोलिक्यूलर सब्सटेंसेस में हमको क्या भी कहते हैं, मोनोमर्स, जाइंट मॉलिक्यूल्स, बायोपॉलीमर्स, बोथ बी एंड सी, बायोपॉलीमर्स। ये
PNC मुझे लग तो रहा है, बहुत PNC लगा देते हैं। मैंने लगाया बायोपॉलीमर्स और जॉइंट मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मैंने लगाए हैं। देखते हैं ये क्या है इनकरेक्ट। ये देखा ना, ये इनकरेक्ट हो गया, इसको रीटेक कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या करेक्ट हो सकता है। इसको रीटेक कर लेते हैं, हो सकता है कि ये दोबारा से रिपीट हो जाए। द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। बिल्डिंग प्रोटीन के जो बिल्डिंग यूनिट है वो है अमाइनो एसिड, ठीक है। डैश बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मोनोमर्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ये है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, अब ये दोनों तो ठीक होंगे। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा गलत हुआ है ना वो वाला भी सही हो जाए, वो भी आ जाए। अच्छा, लिविंग टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ डैश % वाटर, हाँ 70% वाटर। उसके बाद दैट सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर आल्सो नेम्ड एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोपॉलीमर्स, आर आल्सो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोपॉलीमर्स। बायोमोलिक्यूलर, हाई मोलिक्यूलर, बायोमोलिक्यूलर, नॉन हाई मोलिक्यूलर मेरे ख्याल में, ठीक है। अब देखते हैं सर, दोनों करेक्ट हो गया, हाई मोलिक्यूलर का है। अब उसके बाद हम मेरे ख्याल में 4th टेक कर रही हूँ मैं। हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस अपोजिट टू पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोलिसिस अपोजिट टू कंडेंसेशन, अभी हमने पढ़ा। तो द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। इसमें देखें कम रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टेक्स कर लेते हैं। 10 टेक्स करूँगी मैं इसमें। ये 5th टेक मेरा होने जा रहा है जनाब। which are present in living organisms also named as biological macromolecules or biopolymers, high molecular substances. क्लिक कर लिया आंसर को चेक करने के लिए। अटैच बॉन्ड इज between the monomers during condensation, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ये रिपीट हो गया, इससे वाला भी रिपीट हो गया। अब 6 टेक मैं अब करूँगी इसका, 6 टेक, ठीक है। लिविंग टिश्यूज कंपोज ऑफ डैश % वाटर, 70% वाटर, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस आर अमाइनो एसिड्स, वाटर, लिपिड्स। लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस, अमाइनो एसिड्स, वाटर, लिपिड। वाटर और लिपिड्स तो हाई मोलिकुलर वेट है ना, अमाइनो एसिड स्मॉल प्रोटीन से स्मॉल है, तो मैं अमाइनो एसिड लगाऊँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस आर, अच्छा ये मेरा इनकरेक्ट हो गया है, तो मेरे इनकरेक्ट हुआ ना, रीटेक कर लेते हैं। लिविंग टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ डैश % वाटर, 70%, ठीक है। ये 8वां रीटेक है मेरा, ये 7वां रीटेक है। एग्जाम्पल ऑफ लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस, मेरे ख्याल में फिर ऑल ऑफ दिस भी होगा, ठीक है। ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। और यस, ऑल ऑफ दिस है, देखो ऑल ऑफ दिस, वाटर भी है, अमाइनो एसिड भी है, और एक और भी था वो भी है, लिपिड्स, यस लिपिड्स। ये अलग अलग तो लो होंगे मेरे ख्याल में, फिर इनको मिलाएंगे तो फिर ये हाई मोलिकुलर वेट के सिस्टम को लिविंग टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ 10% वाटर, 70%। ये बहुत रिपीट हो रहा है। और देख लीजिए आगे, ये हो जाए तो फिर लोड होने में बहुत टाइम लेता है। ये क्या बताता है, इसको वापस से हम लोड कर लेंगे, सही हो गया। और उसके बाद हमने ये वाले स्टेप्स कर लिए, हम पोस्ट असेसमेंट पे थे। ये लास्ट टेक है, हम इसको टेक करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ लो मोलिकुलर सब्सटेंसेस, लिपिड भी है, अमाइनो एसिड भी है, वाटर भी है। अकेले के लिए सारे लो मोलिकुलर वेट हैं, अगर मिला देंगे तो हाई मोलिकुलर वेट हो जाए, इसके मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स बन जाएंगे। लिविंग टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ 70% वाटर। और ये हमने क्यों नहीं लगाया, चलो खैर ये हमारा मिस हो गया था शायद। चलो अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग डैश large molecule is split into smaller sections by breaking a bond by the addition of water molecules. अच्छा, ये है हाइड्रोलिसिस। ये देखा ना, हाइड्रोलिसिस में हम लोग ऐड करते हैं ना वाटर। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स आर हाई मोलिकुलर सब्सटेंस। ये तो मुझे सही लग
ग्रुप्स में नहीं है ये, 4 ग्रुप्स में है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 ग्रुप्स में ही होगा, तो फिर ये गलत है। A dash bond is formed between 2 monomers during covalent bond। अच्छा, तो फिर वो फॉल्स है, ठीक है। कुछ हमने पीछे मिनरल वाला लगाया ना, हाई मॉलिक्यूलर वेट मिनरल का, वो फॉल्स। कंप्लीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड्स। ओके, अब वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही होगी, तो बस इसके बाद मेरा लास्ट स्टेज है, ठीक है। कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि मुझे MCQ सोल्व करने में इतना मज़ा आएगा। खैर मज़ा तो बता रहा है, ये लास्ट रीटेक करके फारिग होते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। ये देखें ना, ये इनकरेक्ट इसीलिए आया है क्योंकि मैं लगा नहीं पाई इसमें, ठीक है। वो बंद हो जाता है ना, सर्वर काम नहीं करता। आर डैश बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द मोनोमर्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन फॉरवर्ड एंड बॉन्ड। इसको क्लिक कर दिया, सेव कर दिया, और ये सेविंग में ही इतना टाइम ले रहा है, ये देखो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। वैसे भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, आप लोग को आइडिया भी हो गया होगा, मुझे भी बहुत अच्छा खासा वाला आइडिया हो गया, तैयारी भी हो गई, ठीक है। अब हम इस पर भी डन लिख देते हैं आप लोगों को। चलो सही है, अब हम चलते हैं, अब पीछे देखते हैं। मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी डन लिखा है कि नहीं, इसमें भी लिखा हुआ मैंने, यस। चलो सही हो गया, इसको भी हमने कर लिया है। थर्ड लेक्चर इसका बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। थैंक्स टू अल्लाह ताला, थैंक यू सो मच। चलें जी, आप आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा तो एक ही सब्सक्राइबर अभी तक। चलें अब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में मिलते हैं।